प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस विश्व आर्थिक मंच को किया संबोधित। कहा, भारत आने वाले समय में विश्व की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला देश। चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के लिए नामों पर नई दिल्ली में कोर कमेटी का मंथन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प। कहा, किसानों के हित में सरकार बनने पर उठाएंगे सभी कदम। सभी फसलों पर लागू होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी कहा, प्रदेश की बेहतरी के ही है उनका मुद्दा। और कोविड-19 प्रबंधन की स्थिति का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं जायजा। एक अनुमान के अनुसार 19 जनवरी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर, जबकि मार्च तक इसके तेजी से खत्म होने के आसार। और घने कोहरे के चलते प्रदेश में गड़बड़ाया आम जनजीवन, जबकि गलन से लोगों को छूटी कपकपी। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 48 घंटे तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा व आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया। देश में सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता देश है। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। पंजाब में सियासी दलों की मांग के बाद चुनाव आयोग ने वहां मतदान की तारीख में परिवर्तन कर दिया है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच पांचों चुनावी राज्यों में जमकर प्रचार और बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। भाजपा की दिल्ली में अहम बैठक में प्रत्याशियों के नामों से लेकर रणनीति पर चर्चा हुई, तो कांग्रेस समेत तमाम अन्य दलों की बैठकों का दौर भी चलता रहा। उत्तर प्रदेश के चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर बैठक में मंथन किया गया। कोर ग्रुप की बैठक आज भी होगी, जिसमें बाकी बचे चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जाएगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित सभी प्रमुख नेता सोमवार से ही दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। कि सियासी दलों की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह मतदान 14 फरवरी को होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को होगा। इससे पहले लगभग सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने को कहा था। पार्टियों का कहना था कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास की जयंती पर वाराणसी जाएंगे। रविदास जयंती 16 फरवरी को है। सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं।
क्योंकि रविदास जयंती भी थी और सब लोगों की इच्छा थी कि ये जो डेट है थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। ये प्रशंसनीय है और मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं। उधर पांचों चुनावी राज्यों में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पंजाब के कोर ग्रुप के साथ चुनावी मंथन हुआ, जिसमें पार्टी की रणनीति और टिकटों के आवंटन पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पंजाब में बीजेपी का इस बार अमरिंदर सिंह की पार्टी से भी गठबंधन है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम, अश्विनी शर्मा, तरुण चुग, हरदीप सिंह पुरी, बीएल संतोष समेत बड़े नेता शामिल हुए। देर शाम यूपी के बड़े नेताओं ने भी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उधर लखनऊ में कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 300 सीटें जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिला करके फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में प्रेस वार्ता की और अपने घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले विषय को सामने रखा। और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पांचों राज्यों में कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते इस बार प्रचार का स्वरूप बदल गया है। इस लिहाज से सभी दल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी आमद ज्यादा से ज्यादा करने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लेते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने पर किसानों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के घोषणा पत्र में ब्याज मुक्त ऋण, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्य संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर जाति और धर्म आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। लल्लू ने कहा कि प्रदेश में गरीब, नौजवान, महिला और किसान की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, विकास की बातें नहीं हो रही, किसान की बातें नहीं हो रही, नौजवान की बातें नहीं हो रही, गरीब की बातें नहीं हो रही, महंगाई की बातें नहीं हो रही। केवल अखिलेश यादव से नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा किया है, प्रतिज्ञा ली है, उसे निश्चित पूरा करेंगे और हमें भरोसा और विश्वास है कि समीकरणों की राजनीति नहीं, धर्मों की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति होगी और युवा, नौजवान, किसान, गांव, गरीब, महिलाएं
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। कल लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अब तक जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उससे जनता में काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाने का काम किया है, उसी तर्ज पर हम यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी गीत भी लॉन्च किया। कैंडिडेट्स के चयन में अब तक जो लिस्ट आई है पार्टियों की, उसने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बुरी तरीके से निराश किया है। वही घिसी पिटी राजनीति, वही चेहरे सामने आ रहे हैं जिन पर 1000 प्रश्न पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता उठा चुकी है। और मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों के हाथ में अगर सत्ता जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला है। तो इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर विचार करना पड़ेगा। जो चेहरे अब तक पार्टियों की ओर से आए हैं, जो नाम उन्होंने घोषित किए हैं कैंडिडेट्स के, वो प्रदेश की जनता को निराश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के कोरोना प्रबंधन को सर्वत्र सराहा गया है। प्रदेश ने भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बेहतरीन प्रबंधन किया है। जनपद गाजियाबाद में कोविड के सक्रिय मामले 10,000 से अधिक हैं, लेकिन अस्पतालों में 1% से भी कम मरीज हैं। दूसरी लहर की तुलना में यह तीसरी लहर कम खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सतर्कता व सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई है। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद की है। देश में सर्वाधिक डोज देने वाले उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। एक्टिव केसेस अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा हैं, और अगर हम गाजियाबाद के अंदर देखेंगे तो 10,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेस के हैं गाजियाबाद जनपद में भी। लेकिन हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो 1% से भी कम है, और ये चीजें दिखाती हैं कि सेकेंड वेव की तुलना में ये थर्ड वेव कम खतरनाक है। लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी है तो इसमें सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 9 की बैठक में कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 93.9% लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 59.2% से अधिक लोग कोविड टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। विगत दिवस तक 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 39% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और 4,09,005 लोगों को प्रिकॉशन डोज भी मिल चुकी है। विगत 24 घंटों में 2,16,152 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 16,622 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि में 12,402 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,06,616 है। तीसरी लहर आ चुकी है और इस तीसरी लहर के दौरान आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ग्राम प्रधान एक गांव का कस्टोडियन भी होता है, गांव का अभिभावक होता है। अपनी ग्राम पंचायत के अभिभावक के रूप में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इस बात को लेकर के कि एक तीसरी लहर के दौरान अपनी गांव पे निगाह रखना। गांव की निगरानी रखने की वजह के लिए पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि निगरानी समिति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत के प्रतिनिधि, यानी जितने भी आपके पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, पंचायत के कर्मचारी होंगे, राजस्व विभाग के उस गांव के उससे जुड़े हुए कर्मचारी होंगे, इन सब की एक टीम बनाना जो पहले से बनी हुई, इसको एक्टिव करना, घर घर सर्वे करना। सर्वे में 2 चीजें, एक कोई व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया है, सूची बना देना। दूसरा, कितने लोग हैं जिनमें कोई लक्षण है बुखार के, सर्दी जुकाम के, खांसी के या कोई अन्य मामले, उनकी सूची तैयार करना। तीसरा, कितने लोग हैं जो 15 साल से ऊपर के हैं,
15 साल से ऊपर आयु के लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की डोज दी जा चुकी, वैक्सीन लग चुकी है? 15 से 17 का तो अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन शेष अन्य लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्या है? 18 साल से ऊपर के लोगों ने, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? पहली डोज कितने लोगों ने ली है? दूसरी डोज कितने लोगों ने ली है? 15 से 17 वर्ष के लोगों में कितने लोगों ने पहली डोज ले ली है? और एक चौथी डोज भी आई है, चौथी भी प्रकार की कैटेगरी है, वह है कि आपके गांव में कोरोना वॉरियर्स जो होंगे, एएनएम है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, हेल्थ वर्कर हैं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में 60 साल से ऊपर के कोई बुजुर्ग होंगे जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित होंगे। इन सब की सूची बनाना और सूची बना करके उस सूची को अपने एएनएम को उपलब्ध करवाना। सावधानी रखें। इस बीच आंकड़ों के आधार पर आईआईटी के प्रोफेसर पद्मश्री मणिन्द्र अग्रवाल ने तमाम राज्यों और जिलों के लिए नई भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 2 दिन बाद 19 जनवरी, जबकि देश में 23 जनवरी को चरम पर हो सकता है। इसके कुछ दिनों बाद ही संक्रमण की रफ्तार तेजी से घटने लगेगी और मार्च तक समाप्त हो जाएगी। प्रत्याशी चयन को लेकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उत्तर प्रदेश के कैराना से टिकट दी है, जो गैंगस्टर जैसे तमाम आपराधिक मामलों में वांछित अपराधी है। इस मामले को लेकर भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नाहिद हसन को यूपी के कैराना से चुनावी टिकट दिया, लेकिन उसके खिलाफ लंबित केस की जानकारी सपा की ओर से अपनी वेबसाइट या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दी है, न ही ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की वजह स्पष्ट की है। इस तरह के उम्मीदवार को चुनाव में उतारना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। याचिका में मांग की गई है कि आपराधिक केस वाले उम्मीदवारों को टिकट देने वाली राजनीतिक पार्टियां 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के खिलाफ लंबित केस की जानकारी दें। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी दी जाए। पार्टियां वेबसाइट पर ये स्पष्ट करें कि आखिर उन्होंने आपराधिक अतीत वाले उम्मीदवार को क्यों चुना। निर्देश का पालन न करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट 2018 और 2020 में दिए अपने आदेश में ऐसा करने का निर्देश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी, और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी, और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी, पार्टी के मुखिया के खिलाफ। दरअसल समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को शामली जिले की कैराना सीट से उम्मीदवार बनाया है। नाहिद हसन के खिलाफ पहले से ही पुलिस में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बीजेपी इस मामले पर समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमला बोल रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, प्रदेश का अपराधी नंबर 1 बना समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नंबर 1।
अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र सिंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को फिर से उसी कालखंड में ले जाना चाहती है। कई और बीजेपी नेताओं ने नाहिद हसन को दोबारा टिकट दिए जाने पर सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी ने लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा की लिंचिंग करने के आरोपी तेजेंद्र सिंह विर्क को समाजवादी पार्टी में शामिल करने पर भी सवाल खड़े करते हुए सपा की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया, उसे सिद्ध होता है कि कैराना में पलायन के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग हिंदू व्यापारियों का बहिष्कार करने की लगातार जो है आह्वान मुस्लिमों से कर रहे थे, जो लोग अराजकतावादी दंगाई आपराधिक तत्व हैं, ऐसे आपराधिक तत्वों को अपना प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने यह सिद्ध किया है कि वे यदि सरकार में आए तो एक बार फिर से आतंकवाद, गुंडावाद, अराजकतावाद की वापसी होगी। फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन साफ सुथरी राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन से जुड़ी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। इसी क्रम में रायबरेली में जिला प्रशासन के द्वारा स्ट्रांग रूम के साथ ही जिले के संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर मतदाताओं में निर्भीकता से चुनाव में भाग लेने का मैसेज दिया गया। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के संवेदनशील इलाकों में लगातार पैरामिलिट्री के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके साथ ही ईवीएम मशीनों के लिए विधानसभा वार स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण कर कमियों को पूरा कराने का आदेश दिया गया है। अभी जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनके दृष्टिगत एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हम लोग कप्तान साहब जी आए थे और पुलिस बल के साथ एक जो रूटीन फ्लैग मार्च था। सर्दियों में घने कोहरे के चलते ट्रेनों के लेट, लतीफी और हादसों को रोकने के लिए बरेली में एनईआर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने सभी यात्री ट्रेनों में एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई है। एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस के जरिए रेल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें अब कोहरे के कारण लेट नहीं होंगी। यह एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस रेलवे सिग्नल और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए काम करता है। इस डिवाइस में रेल रूट का डाटा फीड है, जिसमें कहां पर सिग्नल, पुल और रेल क्रॉसिंग है, इसकी जानकारी डिवाइस में रहती है। घना कोहरा होने पर भी 500 मीटर ही आगे क्रॉसिंग या सिग्नल का लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार वहीं जिससे कोहरा में ट्रेन का संचालन होता रहे, वहीं लोको पायलट का कहना है कि इस डिवाइस से उनको ट्रैक संचालन में सुविधा हो रही है। घने कोहरे के समय संरक्षित ट्रेन संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इज्जतनगर मंडल द्वारा 162 अत्याधुनिक एंटी फॉग डिवाइस सभी मंडल के सभी क्रू में उपलब्ध करा दी गई है। यह डिवाइस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर कार्य करती है, जिसमें ट्रैक में पड़ने वाले सभी सिग्नल और क्रॉसिंग की जानकारी होती है। पहले क्या होता था, जब कोहरा हमारा पड़ता था, ये डिवाइस नहीं होती थी, तो लोको पायलट को बहुत दूर से अपनी स्पीड को कंट्रोल करके लाना पड़ता था, क्योंकि हम आगे हमारी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये हमारी डिवाइस आने के बाद हमारा जो हमको कंट्रोलिंग गाड़ी की करनी पड़ती है वो थोड़ा सा हम लेट से कर सकते हैं। जैसे हमको पता लग गया कि हाँ 500 मीटर के बाद हमारा स्टार्टर आने वाला है, गेट आने वाला है या स्टेशन आने वाला है, तो हम उसी के अनुसार उसको लोको पायलट उसको और थोड़ा समय उसको मिल जाता है, उस दौरान उसका समय की बचत कर लेता है। जी सर, इस डिवाइस का नाम FSD है, फॉग सेफ डिवाइस। ये एक चार्जेबल इक्विपमेंट है। इसको ऑन ड्यूटी आने से पहले ऑफिस में चार्ज कर लेते हैं 3 से 4 घंटे तक। जब ये चार्ज हो जाता है, इसके बाद इसको इंजन में लेके आते हैं, तभी हमारे ट्रेन से सिग्नल की दूरी और ट्रेन से कॉशन की दूरी बताता है। ये ऑडियो और मतलब विजुअल दोनों तरह से बताता है, दिखाई भी देता है इसमें और ये बताता भी है कि कितना दूर रह गया है। जैसे जैसे ट्रेन हमारे पास आती जाती है उस सिग्नल के, वैसे वैसे इसमें दूरी कम होती हुई दिखाई देगी हमको। और
बीच बीच में वो लोग बताते रहते हैं कि 500 मीटर रह गया है, अब 400 मीटर रह गया है, इस टाइप से 300 मीटर रह गया है, 100 मीटर रह गया है, इस टाइप से। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सोमवार को पौष पूर्णिमा के दूसरे स्नान पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लोक कल्याण का ये पर्व पितरों की पूर्णिमा का पर्व है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। संगम में स्नान के बाद लोगों ने दान पुण्य भी किया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धालु स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद है। घाटों पर डीप बैरिकेडिंग लगाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ जल पुलिस की तैनाती भी की गई है। माघ मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। आइए देखते हैं अपने संवाददाता की ये रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े मेले माघ मेले का पौष पूर्णिमा स्नान है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्वयं नारायण जो है बैकुंठ से चलकर आज जो है संगम प्रयागराज उस पूर्णिमा को ही मतलब जो है भगवान स्वयं नारायण प्रयाग के धरती पे आते हैं और जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थ जो है प्रयागराज के चरणों में आते हैं। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सभी एंट्री गेट पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। मैंने अपने घर परिवार के लिए सुख शांति स्वस्थ शरीर सबका बच्चों का मांगा और पूजा अर्चना की। गंगा मैया से प्रार्थना की कि पूरे देश में जो बीमारी चल रही है वो सबके लिए अच्छा हो। यहाँ पे पूरे मेला क्षेत्र में विशेष करके संगम मोड़ पे हम लोगों ने कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जहाँ से मास्क और सैनिटाइजर मेला क्षेत्र में लगा के नहीं आ रहे हैं उनको हम लोग वितरित कर रहे हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी स्नान घाट स्थापित किए बने हुए हैं वहाँ सारे जगह मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। साथ ही सिविल डिफेंस के द्वारा जो नहीं मास्क लेकर आए हैं उनको मास्क भी वितरण किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज से राजकुमार, डीडी न्यूज। जनपद बलरामपुर में घने कोहरे और तेज शीतलहर से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। रात से ही पड़ रहे घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार थम गई है। जिले में लगभग 4 दिन से कोहरे के कारण लंबी दूरी को जाने वाली रोडवेज की बसें प्रभावित हुई हैं। जिले में कड़ाके की ठंड व शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। जिले का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने का निर्देश दिया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शीतलहर की चपेट में है। कोहरे और गलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। लखनऊ में सोमवार घने कोहरे की वजह से दृश्यता 0 तक पहुंच गई। दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ के मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ऐसी ही ठंड बनी रहेगी। बुधवार से मामूली राहत मिलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस विश्व आर्थिक मंच को किया संबोधित। कहा, भारत आने वाले समय में विश्व की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला देश। चौथे और 5वें चरण के उम्मीदवारों के लिए नामों पर नई दिल्ली में कोर कमेटी का मंथन। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प। कहा, किसानों के हित में सरकार बनने पर उठाएंगे सभी कदम। सभी फसलों पर लागू होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी कहा, प्रदेश की बेहतरी के ही है उनका मुद्दा। और कोविड-19 प्रबंधन की स्थिति का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं जायजा। एक अनुमान के अनुसार 19 जनवरी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर, जबकि मार्च तक इसके तेजी से खत्म होने के आसार। और घने कोहरे के चलते प्रदेश में गड़बड़ाया आम जनजीवन, जबकि गलन से लोगों को छूटी कपकपी। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 48 घंटे तक बना रहेगा ऐसा ही मौसम। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर सामने है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।